राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम है। ये हमारे देश का, हमारे एजुकेशन कैंपस का जो महत्वपूर्ण अंग है और ये व्यक्तित्व की निर्मिति का एक ऐसा अभियान है जिसमें कभी न कभी कोई छात्र रहता है, रहना चाहिए। आज मैं कुछ बातचीत आप लोगों से साहित्य की, किताबों की करूँगा। बात मैं ये करूँगा कि हमारे जीवन में पुस्तकों का, किताबों का क्या महत्व है। ये बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है कि 90 के बाद दुनिया बहुत बदल गई। जब मैं 90 कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में 2-3 शब्द होने चाहिए: उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। इसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं भारतीय संस्कृति में। सारा विश्व हमारा कुटुंब है, सारी दुनिया हमारा परिवार है। ऐसी दुनिया जहाँ किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक ताप ना हो। तुलसी कह गए। एक ऐसी दुनिया हम लोग सोचते हैं और बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। ये दुनिया बनेगी कैसे, इसका निर्माण कैसे होगा? जब इतने युवा हमारे सामने बैठे हैं और युवाओं पर ये जिम्मेदारी है, हम कहते हैं कि आप देश के भविष्य हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इससे क्या मतलब है? आज एक बहुत महत्वपूर्ण महिला की पुण्यतिथि है। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आपने सुना। एक ऐसी महिला जिसने देश में स्त्रियों की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपार कष्ट सहे। आप उस समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब सावित्रीबाई फुले निकलती थी तो वो क्यों ये काम कर रही हैं। उनके शरीर पर, उनके कपड़ों पर कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था और ये तय करके वो जाती थी कि ये मुझे बदलनी पड़ेगी, तो एक दूसरी साड़ी, धोती वो अपने झोले में लेके चलती और जाने के बाद उस कीचड़ से सनी हुई साड़ी को अलग रखती थी और दूसरी साड़ी पहनकर बालिकाओं को शिक्षित करती। आज उनकी पुण्यतिथि। अभी 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये आपको जानना चाहिए कि 8 मार्च को हमने 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। यानी महिला दिवस मनाते हुए हमें 110 वर्ष हो गए, मगर उनके संघर्ष, उनकी मुक्ति की जो राहें हैं वो अभी आसान नहीं हुई हैं। हमारे देश की आधी आबादी अभी भी मुक्ति की राह तलाश रही है। इसमें युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? जिसे हम पितृसत्ता कहते हैं, जिसे हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, ये शब्द तो आप लोगों ने सुने होंगे। बहुत सारे नियम, कानून, बहुत सारी आचार संहिताएं हमने बना रखी हैं। बेटा और बेटी को लेकर के अनेक तरह के ख्याल हमारे मन में रहते हैं। ये जो गैर बराबरी है, ये एक बेटा और बेटी में कैसे आएगी, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोग विचार करते हैं। हमारे समाज में किसी भी तरह का अगर भेदभाव है, वो किसी भी चीज़ पर आधारित हो, चाहे जेंडर बेस हो या जाति आधारित हो या वर्ण आधारित हो या वर्ग आधारित हो, क्लास में
किसी भी तरह के भेदभाव को मिटाने के बाद ही हम राष्ट्र निर्माण की सही दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। अब ये राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है, ये नेशन कहाँ से आया, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का सवाल कहाँ से आया। ये जो राष्ट्र है ये कोई भौगोलिक सिर्फ चीज़ नहीं है कि कोई सीमा है, रेखा है और ये राष्ट्र। हिंदी के बड़े आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है यहाँ हिंदी के कुछ विद्यार्थी भी हों। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र का निर्माण नदी, पहाड़, खेतों से नहीं बनता है। राष्ट्र के निर्माण में साहित्य, कला और संस्कृति की बड़ी भूमिका होती है। देश में अनेक खान पान हैं, रीति रिवाज हैं, यानी मैं वैविध्य की बात कर रहा हूँ, डाइवर्सिटी है। ये विविधता हमारी ताकत है, ये भारत की ताकत है, यही डाइवर्सिटी है। यूरोप के देशों में जब आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ ये विविधता नहीं मिलेगा। बर्फ़ पड़ी हुई है, सफ़ेदी से ढकी हुई ज़मीन आपको मिलेगी। वहाँ इतने तरह के फूल नहीं मिलेंगे, फसलें नहीं मिलेंगी। हमारे देश में जितनी ऋतुएं हैं वो ऋतुएं नहीं मिलेंगी, इतने तीज, त्यौहार, पर्व नहीं मिलेंगे। ये पश्चिमी के किसी देश में नहीं मिलेगा, अमेरिका में नहीं मिलेगा। पर ये है कि आप देखिए, इसी विविधता में हम एक हैं। और ये बड़ी बात है। इतनी डाइवर्सिटी, इतने धर्म, इतनी संस्कृति, इतने खान पान, इतने रीति रिवाज के बावजूद भारत एक है। ये भारत को जोड़ता कौन है? ये जोड़ने की क्या चीज़ है? ये साहित्य, संस्कृति और कला है और देश राग है। ये देश राग कैसे पैदा होता है? ये देश राज जब अपने देश से आप प्रेम करते हैं तब ये राग पैदा होता है। और ये आज एक दिन में नहीं पैदा हुआ। आप अपने इतिहास में जाइए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में और साहित्य में जाइए, वो इसी देश राग की बात कर रहे थे, इसी को जगा रहे थे। जागो फिर एक बार अगर कहा जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि हमारा जो अतीत है, अतीत में जो गतिशील परंपराएं हैं हमारी, जो जीवंत परंपराएं हैं, उनको हम जानें और उनका वर्णन करें। तो ये देश राग एक दिन में नहीं पैदा होता। आप देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में क्या बात थी कि जितने अगुवाकार थे अधिकतम अहिंदी भाषी क्षेत्रों से आए। गांधी गुजरात से थे, तिलक महाराष्ट्र से थे, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे, भगत सिंह पंजाब से थे, राजगोपालाचारी से लेकर के आप बड़े नामों पर दृष्टि डालिए, ये वो लोग थे जो हिंदी भाषी प्रदेशों से निकल के आए थे। मगर गांधी के पास क्या थे? गांधी के पास तुलसीदास थे। तुलसीदास का यूटोपिया था, रामराज्य था। और गांधी हमेशा तुलसी को याद करते थे, तुलसी के रामचरितमानस को पढ़ते थे। एक व्यक्ति, बड़े व्यक्ति के जीवन में कोई पुस्तक, कोई कवि, कोई महाकवि किस तरह से बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं कि क्या हमको पढ़ना है और क्या हमको नहीं पढ़ना है। आप ये प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, सफल कौन होता है? जिसको पहले दिन से ये भान हो जाता है कि कौन सी किताबें, पत्रिकाएं मुझे पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना है उसमें जो युवा उलझ जाता है उसके चांस कम होते जाते हैं। जो ये समझ लेता है कि मुझको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये तय कर लेते हैं, तो आपकी राह आसान हो जाती है, आप जल्दी सफलता पा जाते हैं। ये सिर्फ प्रतियोगिता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जीवन की भी बात कर रहा हूँ
कि जीवन में भी आपको तय कर लेना चाहिए कि साहित्य, कला, संस्कृति के किन रूपों के नज़दीक आप रहें। आप इतना समय इसमें बिताते हैं, ये जो बज रहा है बार बार, इसकी स्क्रीन देखकर हम सोते हैं, और जब हम जगते हैं तो अब वो जमाना गया जब कहा जाता था उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। अब बगैर मुँह धुले हुए ही इसको हम देखते हैं। लगता है कि यही हमारा मुर्गा है और यही हमारा सूरज है जगाने वाला। ये हमारे काम की चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम की चीज़ नहीं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य से अपेक्षाएं होती हैं कि मनुष्य तर्कशील होगा, विवेकवान होगा, सही और गलत का अंतर समझेगा। हमारे लिए ये कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ तक हमारा समय, क्योंकि प्रेमचंद ने कहा है समय ही धन है, टाइम इज वेल्थ। इसकी कीमत अगर हम नहीं समझेंगे तो जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। क्योंकि यहाँ हम बैठे हैं, स्थिर है, मगर सुई की घड़ी चल रही है, वो अनवरत चलती है। वो समय बीत रहा और बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता। इसलिए भगत सिंह जब युवाओं की बात करते हैं, जब बेरोजगारी की बात करते हैं, जब व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, तो बहुत सूत्र रूप में उन्होंने बातें कही। और अब जानते हैं कि भगत सिंह का ज़्यादातर लेखन, उनके लेख, उनके पत्र, वो जेल में रहे। कभी इस तरफ आप ध्यान दीजिए कि आज़ादी के आंदोलन की जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं वो जेल के अंदर लिखी गई। ये वो लोग थे जो जेल में जाने के पहले एक लिस्ट बना लेते थे कि अब मुझे इतने दिन के लिए जाना है तो कौन कौन सी पुस्तकें मुझे चाहिए और लेकर जाना है। जितनी जेल डायरी है, वो जेल डायरी अपनी बात बहुत कम है। उस जेल डायरी में देश की बात है, दुनिया की बात है, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बात है। यानी एक कोठरी के अंदर भी बैठकर